नमस्कार, फेफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और कल की क्लास में अपनों ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय देखा था। तो आज अपन आगे की क्लास में देखेंगे गुलेरी जी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था। तो आज की क्लास का अपना विषय रहेगा उसने कहा था, कहानी जो गुलेरी जी द्वारा रचित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय अपनों ने कल की क्लास में पढ़ा था। और कल की क्लास में अपनों ने देखा था कि 1883 से लेकर 1922 तक के छोटे से यानी मात्र 39 वर्ष के जीवन काल में इनका जो योगदान है वो वैविध्य भरा था। इनके जीवन परिचय से अपनों ने देखा कि इनका जो सबसे अधिक योगदान है वो कहानी के क्षेत्र में है, या फिर मैं यूं कहूं कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधा जो इनके द्वारा लिखित है वो कहानी विधा ही मानी जाती है। साहित्य को इन्होंने 3 महत्वपूर्ण कहानियां दी थी, जिसमें कल अपनों ने देखा था कि पहले जो कहानी दी थी वो सुख में जीवन था, दूसरी थी वो था बुद्धू का कांटा जो 1914 में प्रकाशित हुई थी, और आज अपन जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है उसने कहा था। बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण गुलेरी जी की ये कहानी है, या फिर मैं यूं कहूं कि इनकी जो कीर्ति है, इनका जो यश है, उसका आधार स्तंभ यह कहानी मानी जाती है। आधार स्तंभ कुछ समीक्षक तो यहां तक मानते हैं, यहां तक कहते हैं कि उसने कहा था कहानी के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। कहानी विधा को एक नई दिशा देने में यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो उसने कहा था कहानी कल अपनों ने देखा कि 1915 में लिखित यह कहानी है, और इस कहानी को फ्लैशबैक शैली पर लेखक ने लिखा था। तो उसने कहा था इनके जीवन की महत्वपूर्ण कहानी है। 3 महत्वपूर्ण कहानियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहानी ये मानी जाती है। इस कहानी में क्या है, इस कहानी में जहां एक तरफ युद्ध या वीरता को दिखाया गया है तो दूसरी तरफ पढ़ने भावना का भी प्रदर्शन है। और इस कहानी में लहना सिंह जो है वो इस कहानी का मुख्य पात्र है, और लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम के लिए किस प्रकार से अपने प्राणों का त्याग कर देता है, इसकी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति गुलेरी जी द्वारा इस कहानी में की गई है। इस कहानी के बारे में यदि अपन बताएं तो इस कहानी का जो विकास है वो बहुत ही अगर प्रारंभ देखें तो रोचक प्रारंभ है। प्रारंभ इसका बहुत ही रुचिपूर्ण है। इसके साथ साथ इस कहानी का जो विकास होता है वो विश्वसनीय विकास है। आप विश्वास कर सकते हो, इतना यथार्थपूर्ण चित्रण किया गया है कि बिल्कुल विश्वसनीय लगे। तो विश्वसनीय विकास है इसका, परंतु जो अंत है वो बहुत ही मार्मिक है। तो रोचक प्रारंभ से विश्वसनीय विकास और मार्मिक अंत के साथ यह कहानी है वो पूर्ण होती है। शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी उसने कहा था। कहानी में यदि अपन प्रमुख पात्रों की बात करें, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं कि इस कहानी में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसका जो नायक है, प्रमुख पात्र, वो है लहना सिंह। दूसरी बात, अन्य जो पात्र हैं उनमें एक है हजारा सिंह आर्मी में सूबेदार है, ये जमादार है। अब सूबेदार है तो इसकी पत्नी जो है उसका नाम नहीं आता, सूबेदारनी ही नाम आता है, सूबेदारनी। ठीक है, तो ये सूबेदारनी इसकी पत्नी है, ये भी इस कहानी में प्रमुख भूमिका अदा करती है। और इसके साथ साथ अन्य पात्रों में यदि देखें तो एक वजीरा सिंह नाम से कहानी का पात्र है, और लहना सिंह और सूबेदारनी का एक पुत्र है जिसका नाम है बोधा
बोधा सिंह। और चूंकि ये आर्मी में है, भारतीय भारतीय जो आर्मी सेना है उसमें है, तो इस कारण इनके जो आसपास विभिन्न लोग हैं उनका चित्रण भी थोड़ा बहुत किया गया है। नाम आते हैं बस, उनमें एक उद्यमी नाम आता है या उद्यम सिंह अपन कह सकते हैं, एक महासिंह नाम आता है। ये पूरी की पूरी सिख बटालियन है, भारत की सिख बटालियन है, इसमें ज्यादातर लोग हैं वो सिख है। और इसी प्रकार का परिवेश निर्मित किया गया है। और यहाँ पर ये जो सिख परिवेश लेखक के द्वारा दर्शाया गया है, ये दर्शाया भी, या फिर मैं यूं कहूं कि इसकी शुरुआत भी अमृतसर की गलियों में हुई है। और अमृतसर हम जानते हैं कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। तो ये जो सिख परिवेश का चित्रण है वो गुलेरी जी द्वारा इस कहानी में किया गया है। इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है, अमृतसर की गलियों में होती है। लेकिन चित्रण किसका किया गया है या कहानी का विकास कहां पर होता है, कहानी का विकास होता है, देखिए ये द्वितीय जो विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय की घटना का चित्रण लेखक के द्वारा किया गया है। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सेना गई थी फ्रांस की तरफ से भारतीय सैनिक, या फिर ये जो सिख सैनिक इनकी कहानी में जो पात्र हैं वो फ्रांस की तरफ से लड़ रहे थे। किसके विरुद्ध लड़ रहे थे, तो जर्मनी के विरुद्ध ये लोग लड़ रहे थे। तो दो प्रकार का परिवेश चित्रित है इसमें कहानी में। शुरुआत अमृतसर की गलियों से होगी और विकास एवं अंत फ्रांस व जर्मनी के मध्य युद्ध को दर्शाते हुए और फ्रांस की धरती पर ही इस कहानी का अंत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपनों ने जो है वो बात की है प्रमुख पात्रों की और इस कहानी की थोड़ी सी प्रमुख विशेषता की। अब अपन कहानी की शुरुआत है वो करने जा रहे हैं। बहुत ही रुचिकर कहानी है। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि जो सामान्यतः ये बंबू काट वालों की गली है। बंबू काट का मतलब होता है छावनी। यहां पर छावनी में जो इक्के गाड़ी वाले हैं, इक्के गाड़ीवान, उनकी विशेषताओं का चित्रण करते हुए और कहानी की शुरुआत होती है। विशेषताओं के आधार पर कहानी की शुरुआत होती है। लेखक क्या लिखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में यदि इक्के गाड़ीवानों की बातों से, बड़े बड़े शहरों के जो इक्के गाड़ीवान हैं उनकी बातों से यदि किसी की पीठ छिल गई हो तो वो मरहम लगाने यहां पर आ जाए। कहां पर आ जाए, अमृतसर में, अमृतसर यानी पंजाब में। और अमृतसर पंजाब में भी कहां पर, बंबू काट वालों की गली में, बंबू काट वालों की गली में। और बंबू काट मैंने बता दिया आपको छावनी के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहानी की शुरुआत होती है। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ीवानों की बातों से या उनके शब्द प्रहारों से यदि किसी की पीठ छिल गई है तो वो मरहम लगाने अमृतसर के बंबू काट वालों की गली में जो इक्के गाड़ीवान है वहां पर आ जाए। बहुत ही सुंदर शब्दों से और लेखक ने इस कहानी की शुरुआत की है। ये क्यों कहते हैं कि अमृतसर की गलियों में जो इक्के गाड़ीवान है, जो बंबू काट वालों की गली में इक्के गाड़ीवान है, वहां पर मरहम लगाने आ जाए? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कभी भी किसी को दोष नहीं देते। और जब भी इक्के गाड़ीवान जा रहे हैं कहीं भी, मान लो इस गली से जा रहे हैं और इस गली से जा रहे हैं, तो कोई भी रास्ते में व्यक्ति आ गया, कोई भी, तो ये इसको गाली गलौज करके, सामान्यतः मानते हैं कि गाली गलौज करके बोल दिया जाता है, हटो दिखता नहीं है क्या, ऐसा कुछ कहा जाता है। लेकिन ये ऐसे नहीं करते, ये यूं कहते हैं, हटो खालसा जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, हटो माई जी, यानी जी सुने बगैर तो कोई हटता ही नहीं है। इतनी मधुर वाणी से ये हटाते हैं। जबकि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में तो यूं होता है कि अपन रास्ते में जा रहे हैं तो किसी गाड़ी वाले ने अपनी उंगली के पोर भी चीर दिए हों,
मतलब दबा दिए हो अपनी गाड़ी के नीचे, तो भी वो उल्टा अपने को ही दोष देते हैं। वो क्या कहते हैं, दिखता नहीं है, आंख नहीं है। तो इस प्रकार से, और यहां तक कि बड़े बड़े शहरों में जो गाड़ीवान है वो तो इतना तक कह देते हैं कि इन लोगों को दिखता नहीं है, और जो सामान्य जनता जो पैदल जा रही होती है या कोई और गाड़ी जा रही होती है उनको दोष देते हैं और यूं कहते हैं कि ये हमें सता रहे हैं। तो इस प्रकार का चित्रण है वो लेखक के द्वारा किया गया है। जबकि यहाँ की जो गाड़ीवान है वो क्या करते हैं, जी लगाए बगैर किसी को हटाना ही नहीं है। मान लो लेखक लिखते हैं कि एक कोई बूढ़ी माई है, बूढ़ी माई है और वो बार बार चितौनी, लेखक लिखते हैं चितौनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है चेतावनी। चेतावनी मतलब उसको कह दिया हटो माई जी, यानी बार बार चेतावनी दी, फिर भी वो माई जी है वो रास्ते से नहीं हट रही है, तो भी वो क्या कहेंगे। ये बात नहीं है कि इनकी आवाज नहीं चलती, इनकी जुबान नहीं चलती, जुबान इनकी भी चलती है, लेकिन इनकी जुबान एक मीठी छुरी की तरह चलती है, मीठी छुरी की तरह इनकी जुबान चलती है। और वो क्या कहते हैं, हट जा जीने जोगिए, हट जा पुत्ता वालिए, हट जा कर्मा वालिए, इस प्रकार से हट जा लंबी उम्र वालिए, इस प्रकार से। और इस बूढ़ी माई को बहुत ही प्रेम से और उसको ये कहते हुए भी कि हट जा, तू पुत्रों को प्यारी है, तू लंबी उम्र वाली है, तू कर्म करने वाली है, इस प्रकार के शब्द कहकर और उसे हटाया जाता है। इस प्रकार का अमृतसर है जो बहुत ही प्रेम भाव का प्रतीक लेखक के द्वारा दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से कहानी की शुरुआत हो रही है। और आपको मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि ये जो कहानी है वो कुल 5 भागों में निर्मित है, यानी 5 दृश्य उपस्थित किए गए हैं अलग अलग। ये पहले दृश्य की अपन बात कर रहे हैं, यानी हम कहां पर चल रहे हैं, प्रथम दृश्य में। प्रथम दृश्य में अपन चल रहे हैं। यहां पर सामान्यतः किसकी बात हो रही है, गली की बात हो रही है, और गली में 2 गाड़ीवानों की तुलना करते हुए और लेखक ने कहानी की शुरुआत की है। पहले क्या कि बड़े बड़े शहरों में जो एक गाड़ीवान है वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यानी दूसरों को दूसरे की उंगली के पोरों तक को रौंद जाते हैं और फिर भी अपने को ही सताया हुआ बताते हैं, यहाँ तक कि सामने वालों को या जो पैदल यात्री होते हैं उनको अंधा तक साबित कर देते हैं। जबकि ये जुबान तो इनकी भी चलती है, कहते हैं ना कहने में फर्क होता है। तो उसी प्रकार से जुबान तो इनकी भी चलती है, परंतु मजाल है कोई जी सुने बगैर वहां से हट जाए, रास्ते से हट जाए। इनकी जुबान से जी निकलता है, हटो बादशाह जी, आने दो लाला जी, हटो खालसा जी, इस प्रकार से कहते हैं। और यदि कोई बूढ़ी माई चेतावनी देने के बाद भी नहीं हटती है तब तो वो बहुत बड़ी बड़ी उपाधि प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार से अमृतसर की गलियों का चित्रण हो रहा है। ये बाजार का चित्रण है। कहाँ का चित्रण है, बाजार का चित्रण है। और इस बाजार में गली है और गली के आसपास दोनों साइड में इस प्रकार से दुकानें, गली के आसपास दोनों साइड में दुकानें या रेड़ियां जो लगती है सब्जी वालों की, जो ठेले लगते हैं, तो इस प्रकार से है वो गली के दोनों साइड है वो लगे हुए हैं। और गली में गाड़ी वालों की क्या दशा है उसका चित्रण करते ही और फिर यूं कहते हैं कि एक दुकान पर, दुकान कैसी है, किराना स्टोर, किराना स्टोर, और इस दुकान पर 2 लोग आते हैं। 2 कौन, एक लड़का और एक लड़की, ये इस दुकान पर आते हैं। किस लिए आते हैं, ये तो अपने मामा का, जो उनके मामा है उनके बाल धोने के लिए दही लेने आता है, जबकि ये जो लड़की है ये मंगोड़ी लेने आती है, रसोई के लिए बड़ियां लेने आती है, बड़ियां।
बड़ी सामान्यतः एक ऐसा शब्द है जिससे सब्जी बनती है और सामान्यतः शेखावाटी क्षेत्र में जिसे मंगोड़ी बोला जाता है, और जो अन्य जगह है राजस्थान में ही, वहां पर कुछ जगहों पर इसे बड़ी भी बोला जाता है। तो इसलिए ये लड़की तो बड़ी लेने आई है और लड़का यहाँ पर दही लेने आया है। दोनों एक ही दुकान पर आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों इसी दुकान पर खड़े हैं। जैसे ही खड़े होते हैं तो ये क्या देखते हैं कि ये जो दुकानदार बैठा हुआ है, ये दुकानदार जो है वो पापड़ की गड्डी बना रहा है, गीले पापड़ की गड्डी बना रहा है। और इसने ये सोच रखा है कि वो 1 किलो पापड़ की गड्डी बनाए से पहले यहां से हटने का ही नहीं है, वो हटेगा ही नहीं। वो 1 किलो पापड़ की गड्डी बनाएगा, फिर ही कोई और सौदा लेने आया है तो उसको देगा। तो ये पापड़ की गड्डी बना रहा है और ये दोनों यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही दोनों आकर खड़े होते हैं तो देख रहे हैं कि जो दुकानदार है वो व्यस्त है, तो दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। लड़का यूं पूछता है कि तुम यहाँ पर कहाँ रहती हो? तो ये यूं कहती है, मगरे में, मगरे में। और मगरे का मतलब पीछे की साइड होता है, पास में ही। और जब ये मगरे में बताती है तो ये फिर पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो? तो ये यूं कहता है कि मांझे में। फिर यूं कहते हैं, और सामान्यतः ये मगरा और मांझा जगह का भी नाम है जो पास में ही है। ये पीछे की साइड में है और ये थोड़ा मध्य की साइड में है। तो इस प्रकार से पहले लड़का पूछता है तू कहाँ रहती है? तो मगरे में। और लड़की पूछती है तुम कहाँ रहते हो? तो कहते हैं, लड़का कहता है मांझे में। फिर बात आगे बढ़ती है। ये यूं कहता है आगे कि किसके यहां रहती हो, किसके यहां रहती हो? तब ये लड़की बताती है कि मैं अत्तर सिंह जी की या अंतर सिंह जी की बैठक में रहती हूँ। अंतर सिंह जी की बैठक में रहती हूँ। क्यों रहती हूँ? क्योंकि वे मेरे मामा जी होते हैं। यानी लड़की मामा के आई हुई है। और जैसे ही लड़का ये बात सुनता है तो ये भी कहता है कि अच्छा, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, मैं भी यहाँ पर मामा के यहाँ आया हुआ हूँ। इस प्रकार से दोनों में बात होती है। और जैसे ही इतनी सी बात होती है तब दोनों के बीच जो बात हो रही है, इतने में दुकानदार अपना काम निपटा लेता है। और काम निपटा कर और फिर वो यूं सोचता है कि अब मैं इनको सौदा दे दूं। तो फिर ये अपना अपना सामान लेते हैं। लड़की बड़ियां लेती है और लड़का है वो अपना दही लेता है। डील डोल से देखने पर, क्योंकि जैसे पंजाबी लोग होते हैं उनके बाल वाल बड़े होते हैं, तो उस प्रकार से देखने पर दोनों ही लड़का और लड़की है वो पंजाबी मालूम होते हैं। तो इस प्रकार से आज अपनों ने पढ़ा पहला दृश्य। और पहले दृश्य में जो आगे की बातें हैं वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज अपनों ने सिर्फ इतनी सी चीज पढ़ी है, अमृतसर की गलियों में इक्के गाड़ीवान किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। और वहीं पर बाजार के दृश्य में एक लड़का और एक लड़की को दर्शाया गया है जो दोनों मामा के यहाँ आए हुए हैं, परंतु बाजार में कुछ सामान लेने के लिए आए हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी आगे अगली क्लास में। धन्यवाद।